नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे यूएन की जैव विविधता पर हुई समिट की। दुनिया में जीवन के लिए सबसे जरूरी है कि इस संसार में जो जीव जंतु, वनस्पति और मानव सब एक साथ रहते रहें और एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करते हुए आगे बढ़ें। लेकिन पिछले कुछ दशकों में आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में किस तरीके से विकास की दौड़ में जैव विविधता को खासा नुकसान पहुंचाया गया है, उस पर दबाव काफी ज्यादा है। और अगर हम दुनिया के आंकड़ों को देखें तो करीब 75% जो दुनिया की इस धरती की जमीन या लैंड जिसे कहा जाता है वो उसको अल्टर किया गया है या उस पर दबाव पड़ा है, उसको बदला गया है, उसके यूज को और उसके तमाम वनस्पतिक जो जीवन है उसको। और करीब 66% जो ओशियन है उसमें बदलाव या उसमें दबाव विकास की दौड़ में साफ तौर पर सामने आया है। और इसके चलते दुनिया पर धीरे धीरे हम देखते हैं, चाहे वो प्रदूषण हो या दूसरी इस तरीके की बड़ी चुनौतियां हो, वो बढ़ती जा रही हैं। और इसीलिए यूएन के समिट पर खास तौर पर दुनिया के तमाम देशों ने फोकस किया कि किस तरीके से तमाम देश मिलकर जैव विविधता को बनाए रखने, उससे बचाने और मजबूत करने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में आज हालात हैं क्या, और जब यूएन के फोरम पर इसे आने वाली सबसे बड़ी चिंता के तौर पर देखा जा रहा है तो वो क्या है और क्यों है, और इससे बचने या इसे संभालने सहेजने के लिए हमारे पास रास्ते और विकल्प क्या हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीबी माथुर साहब हैं जो कि चेयरपर्सन हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इंडिया से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर पटनाकर चौधरी साहब जो कि प्रोफेसर हैं वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी असम यूनिवर्सिटी में। आपका स्वागत है सर। और हमारे तीसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर जितेंद्र वी शर्मा साहब जो कि डायरेक्टर हैं फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी टेरी से। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत माथुर साहब मैं आपसे करना चाहूँगा कि यूएन के फोरम पे जब इस बात को लेकर तमाम देश, मैं कहूँ कि एकमत और चिंतित दिखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को बचाना, उसे सहेजना सबसे बड़ी चुनौती है अगर हम अपने जीवन को, इस धरती को साफ सुथरा, स्वच्छ और आगे ले जाना चाहते हैं। ये चिंता हाल के कुछ वर्षों में कितनी ज़्यादा बढ़ती दिख रही है, कितना ज़्यादा प्रेशर इस चिंता को लेकर नजर आ रहा है? देखिए, सब तो पहले मैं आपको कहूंगा कि आपने बहुत ही सुंदर आंकड़े प्रस्तुत किए कि हमारे पर्यावरण को क्या हो रहा है। लेकिन मैं पहले एक बात को बताना चाहता हूं कि हमारे ये जो पर्यावरण से संबंधित जो चर्चाएं हैं उसका जो कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, आज 2020 के अंदर हमने राज्यों और राष्ट्रों के अध्यक्षों को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे हमने ये बायोडाइवर्सिटी समिट का आयोजन किया। लेकिन आप पूछिए कि इससे पहले हम कब एकत्रित हुए जी। तो कहानी जाती है 1972 की और 72 के बाद जाती है 1992 की। तो 72 से 92 तक 20 वर्ष हमने लगाए, लेकिन यथार्थ में कुछ नहीं किया। और 92 के बाद आज हम 2020 में फिर हमारे अध्यक्षों को जोड़ा है और ये चिंता का विषय हमने उनके सामने रखा है। तो जो सबसे बड़ी बात है, मैं कहना चाहता हूं कि पर्यावरण के मामले में जो ये देरी होती है, ये देरी जो है ये सबसे घातक रूप अख्तियार करती है हमारे पर्यावरण के संरक्षण के अंदर। लेकिन चलिए, आज हम देर आए दुरुस्त आए। आज 2020 में 150 से अधिक राज्य अध्यक्षों ने 8 घंटे 12 घंटे तक अपनी अपनी वक्तव्य दिया। हमारे तरफ से, भारतवर्ष की तरफ से हमारे मंत्री जावड़ेकर जी ने भी वक्तव्य दिया और ये बताया कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। लेकिन हमको एक्चुअल स्टेप्स क्या लेने हैं और क्या हमें इस बात का अंदाजा है कि किस किस दिशा में वो स्टेप्स लेने हैं। फिर जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि पर्यावरण कोई एक सीमित मुद्दा नहीं है जो हम एक स्टेप ले लें और आगे बढ़ जाएं। बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और आज उन्हीं जुड़ी हुई चीजों का जो मापक है वो है आज का
कोविड 19 जो पेंडेमिक से पूरा विश्व गुजर रहा है, वो उस महामारी से अनेक नुकसान हुए हैं, लेकिन वो एक मैसेज सबको बता रहा है कि अगर आपने पर्यावरण से खिलवाड़ जारी रखी तो ये आपके लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत घातक होगी। अगर हमने वृक्षों की कटाई जारी रखी, फ्रैगमेंटेशन जारी रखा, माइनिंग जारी रखी और तरह तरह के पोल्यूशन में बढ़ाते चले गए, तो ना केवल कोविड 19 पेंडेमिक, लेकिन इसके बाद भी आने वाले पेंडेमिकों को भी कोई रोक नहीं पाएगा। ओके। तो ये एक हमारे लिए जो मैं छोटे से वक्त में कहना चाह रहा हूं कि ये एक वेकअप कॉल है, और इस वेकअप कॉल से हमको सीधे सीधे तौर पे अपने मजबूत कदम उठाने हैं, और उन मजबूत कदम उठाने के साथ ही हमको अपनी व्यवस्थाओं में सुधार लाना है। हम ओके। अभी चर्चा करेंगे कि वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल सर, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन इससे पहले ये भी मैं समझना चाहूंगा डॉक्टर जितेंद्र सर आपसे कि असल में जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो संकट आया क्यों, और क्या वो कॉज या कारण है जिसके चलते ये संकट साल दर साल, दशक दर दशक गहराता जा रहा है? इसके पीछे के कारण क्या हैं? अभी माथुर साहब ने शुरुआत की यूएन समिट से। यूनाइटेड नेशन लेवल पे सभी कंट्री के लोग जो जाते हैं, अपना अपना स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अपनी बात कहते हैं, और वहां पे एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, बड़ा वेग डॉक्यूमेंट इसलिए होता है, वेग प्रोविजन इसलिए होते हैं कि उसमें 197 कंट्रीज सभी कुछ अपना निकाल सकें। जब हम लौट के आते हैं तो जो नेगोशिएशंस के लिए जाते हैं और जो फील्ड ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों में कोई गैप है। और न्यूयॉर्क की बात दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली से फिर स्टेट हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंची, स्टेट हेडक्वार्टर तक पहुंच भी जाए तो फिर ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंची। एक तो ये है कि जो कम्युनिकेशन है, दोज हु आर इन्वॉल्व in the biodiversity conservation, environment protection and forest conservation, उन लोगों तक ये मुद्दा ही नहीं पहुंचता कि ये चिंता सारी दुनिया चिंता कर रही है, टीवी के ऊपर कर रही है, डॉक्यूमेंट्स में कर रही है, पर जिसको चिंता करनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे। अब मैं आता हूं थोड़ा सा हिंदुस्तान के लिए। जब वहां से आते हैं और कुछ फरमान आते हैं, उसके बेसिस पे हमारे जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट एक्ट्स, रेगुलेशंस सभी कुछ बन जाते हैं। अब माथुर साहब मेरे से चेयरपर्सन है और एग्री करेंगे कि हमारी अभी तक 20 साल, लगभग 2002 में कानून आया था, और 2020 में माथुर साहब ने, और जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो जब जाके हमने केवल, मैं बड़े उससे कहूंगा कि जो 2,50,000 बीएमसी बनी है, बायोडायवर्सिटी मैंने पंचायत लेवल पे बनी है, वो कभी कारगर नहीं होंगी, इंप्लीमेंटेबल नहीं होंगी, पर कम से कम बनी है अभी। तो हम लोगों को ये देखना है कि हमारे पास में जो पॉलिसी, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशनल रिजीम है, सब कुछ है हमारे पास। ग्राम सभा लेवल को एम्पावरमेंट किया हुआ है, जेएफएमसीज है, सब कुछ है हमारे पास, बट हमारे पास में इंप्लीमेंट करने की इच्छा शक्ति और विल नहीं है। ये सारी चीजें हैं कि जब तक हम लोगों को नहीं जोड़ेंगे, और नॉर्थ ईस्ट का मैं उदाहरण इसलिए दूंगा कि वहां ज्यादातर फॉरेस्ट वहां पे कम्युनिटीज के पास है, विलेज काउंसिल्स के पास है, ग्राम सभा के पास है। अब वो अगर उसको कंजर्व करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग उसका डिग्रेडेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। मैं उदाहरण के तौर पे 1200 के आसपास विलेज काउंसिल्स हैं नागालैंड में, 407 कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, जो कि उन्होंने अपने ऑर्डर्स निकाले हुए हैं विलेज काउंसिल्स ने कि हम बायोडायवर्सिटी हंटिंग रोकेंगे, बायोडायवर्सिटी कंजर्व करेंगे। नोबडी इज कंपनसेटिंग देम। सो दैट ये सब चीज है कि अगर कोई कम्युनिटीज उसमें काम कर रही हैं तो उनके कंपनसेशन का, उनके एफर्ट का कंपनसेशन भी होना चाहिए। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि एक मैकेनिज्म डेवलप होने की आवश्यकता है। डॉक्टर चौधरी साहब, अब जिस तरीके से हम दुनिया के, अगर, और मैं देख रहा था जो विकसित राष्ट्र हैं, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, हालात कहीं पर भी बहुत ज्यादा जुदा या अलग नजर नहीं आते हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो आंकड़े शायद आधिकारिक नहीं हैं, लेकिन वो ये इशारा करते हैं कि जो अविकसित राष्ट्र हैं वहां हालात विकसित राष्ट्रों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत या बेटर या पॉजिटिव नजर आते हैं। वजह क्या है? और इस दिशा में जो हमने गोल तय किया, हालांकि जैसा कि खुद कहा माथुर साहब ने कि हम 20-25 साल के बाद इस तरीके की समिट जुटा पाते हैं, यही अपने आप में एक चैलेंज होता है, और उन गोल्स को भी हम आगे
अचीव करते हुए नजर नहीं आते हैं, क्यों? जैसा आप देखेंगे कि इंडिया इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। आफ्टर दैट पहला जो कानून बना हुआ है, फर्स्ट एक्ट दैट वाज फॉर्म्ड इन 1972, दैट इज मतलब फ्रॉम 1947 टू 72, इन जो 25 इयर्स में नथिंग हैपेंड, नो केयर वाज टेकन फॉर एनवायरनमेंट, फॉर वाइल्ड लाइफ, फॉर बायोडाइवर्सिटी, कुछ नहीं था। अभी देखेंगे कि जो है यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट जो हुआ था उसका टारगेट क्या था, एंड आफ्टर दैट आईची जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हुआ था उसमें देयर आर 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स। 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स था, उसमें पहला नंबर था कि टू एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। सेकंड था कि टू रिड्यूस डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी। तीसरा था टू इम्प्रूव स्टेटसेस ऑन बायोडाइवर्सिटी बाय सेफगार्डिंग एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। चौथा जो था वो था टू एनहांस benefits to all from biodiversity and ecosystem services, and the fifth was enhance implementation through participatory planning, knowledge and enhancement and capacity building। अभी बताइए कि ये जो 5 डिफरेंट टारगेट्स है इसमें से इन व्हिच टारगेट हमने कितना, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट परसेंटेज हमने सक्सेस या अचीवमेंट हमने क्या है अभी तक देखेंगे कैटेगरी वाइज। इफ वी डू कि देखेंगे कि नथिंग सिग्निफिकेंट हैज अचीव्ड, वी हैव अचीव्ड बाय नाउ। एंड पहले जो आपने बताया था कि बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द डेवलप्ड कंट्रीज देयर इज ऑलवेज कन्फ्रंटेशन दैट वी कैन डू बाय दिस थिंग, द अदर कंट्रीज दे आर डूइंग बाय देयर थिंग। अभी देखिए जो है जैसे शर्मा साहब ने नॉर्थ ईस्ट का बारे में बताया था, सिंस आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ ईस्ट, आई एम फ्रॉम असम स्टेट। अभी देखिए in around north east there are so many tribal peoples who have in their value system, जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे देयर आर मोर देन 100 ट्राइबल पीपल, ट्राइबल कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इन आवर नॉर्थ ईस्ट देयर आर मोर देन 50 communities. So if you look even in Arunachal Pradesh, you will find so many tribal peoples are there, in our Assam, Nagaland, so many tribal peoples are there, and in their value system, to worship nature, to worship plants, to worship, to give values to the animals, it is there it is coming up to them for generations together. So thing is that अब देखेंगे कि जैसे बताया था कि फॉरेस्ट कवर, इफ यू लुक स्टेट वाइज फॉरेस्ट कवर, यू विल सी द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इज इन मिजोरम, it is followed by Assam. Green cover maximum, national average is 33%. If you see the national target is 33%, but if you see the national average it is 21-22%, something like that. तो देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी सिंस वी हैव रीच हेरिटेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जो मुद्दा है कि हाउ वी कैन यूज बायोडाइवर्सिटी फॉर मेंटेनिंग लिवलीहुड। अभी देखिए कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन all over the country so many people have become jobless now to these communities, and we know that India is living in villages. लेकिन चौधरी साहब, क्या जो कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि जो दुनिया भर में, न सिर्फ भारत में बल्कि पॉवर्टी रिडक्शन के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसमें कहीं न कहीं इसको नुकसान होगा, जैव विविधता पर ही आंच आएगी, उस पर दबाव बढ़ेगा, और उसके बिना ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो है regarding the entire country, regarding the entire world, if you see the scenario is different. देखेंगे हमारा इंडिया में because of this population pressure, the scenario is of one type, and in other countries you will see that the scenario may be different. But जो मुद्दा है, the issues which are causing loss to the biodiversity, one major thing is that in our country the major thing is that population explosion. Okay. Population explosion, it is one of the agenda, and if you see that among the population, most of the people they are living in the villages, and the villages people are there mostly dependent on the biodiversity, and if there is loss in biodiversity, directly its impact it comes on the forest, on the greeneries. It is like that. ओके सर, ओके।
माथुर सर, जिस तरीके से गोल हमने तय किए पिछली समिट्स में और जिस तरीके से दबाव है, मैं कहूं चाहे वो पॉवर्टी एलिमिनेशन की स्कीम्स को लेकर हो या फिर डेवलपमेंट को लेकर हो या फिर अलग अलग स्टेट कंट्रीज के बीच में एक तरीके से कंपटीशन चल रहा हो विकास को लेकर, ये वो फैक्टर हैं जिससे बचना और जिससे हमारे जैव विविधता को बचाना कितना आसान या कितना मुश्किल दिखता है। हालांकि तमाम मैं कहूँ कि जो रूल्स हैं या मॉडल हैं हमने अलग अलग देशों में वो इम्प्लीमेंट है हो रहे हैं। क्या मेजर चेंज आपको लगता है जिसकी जरूरत है? सही सवाल पूछा है आपने कि क्या वजह है जिनकी वजह से हम इन टारगेट्स को नहीं अचीव कर पा रहे। तो देखिए, इंग्लिश में एक शब्द है डिस्कनेक्ट। तो ये जो डिस्कनेक्ट की बात कर रहा हूं कि जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सोचते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे नहीं सोचते, और जो राष्ट्रीय स्तर पे सोचते हैं वो राजकीय स्तर पे नहीं सोचते। तो आपस में जो इनके बीच में जो गठबंधन होना चाहिए वो हमारी नीतियों में गठबंधन की कमी है। बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सोच है ये सोच हमारा आइसोलेटेड सोच। और उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपने सुना होगा कि दुनिया में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs हैं, और हर देश उसका सिग्नेटरी है। हर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने यह कहा है कि हम इन 17 गोल्स को मानते हैं। अब आइए बात की इन 17 गोल्स के अंदर जैव विविधता से जुड़े हुए गोल्स क्या हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो हर आदमी कहेगा कि जैव विविधता से जुड़े हुए गोल जो हैं वो सिर्फ 3 हैं, 14 है, 13 है, 14 है, 15 है। अभी मैं इसमें नहीं जा रहा कि ये क्या है, पर आप मान के चलिए कि 3 जैव विविधता से जुड़े हुए गोल्स हैं। पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा एक गोल है जीरो हंगर, हमारा एक गोल है पॉवर्टी एलिविएशन, हमारा एक गोल है क्लीन सिटी। अब ये 3 गोल, क्या आपको लगता है कि ये जैव विविधता का अपना जो रोल है उस रोल के पूरा करे बिगर ये गोल को आप अचीव कर सकते हैं? तो देखिए, हमारी सोच के अंदर ही प्रॉब्लम है। हमने कहा कि आप तो बस बायोडाइवर्सिटी हो, जैव विविधता हो, आप 13, 14, 15 पे केंद्रित करो, लेकिन आपको ये गोल 1 है, 6 है, 8 है, 9 है, इन गोल्स के अंदर भी आपको अगर पूरा करना है तो जैव विविधता का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूप है उसके अंदर, और वो समहाउ हम उसको अभी मिस कर रहे हैं। Okay. उसकी वजह से क्या है कि ना तो हम 13, 14, 15 को ठीक से अचीव कर पा रहे हैं और ना 1, 3, 6, 8 को कर पा रहे हैं। तो इस सोच में बदलाव के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मैं एक और शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वो शब्द है मेन स्ट्रीमिंग का। ये जुदा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे अधिक जो रोल है वो पर्यावरण मंत्रालय का है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सरफेस ट्रांसपोर्ट, ऑयल एंड गैस, सिविल एविएशन और रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज वो अपनी दिशा में चले। मैं ये नहीं कह रहा कि विकास के लिए हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन हमें आपस में तालमेल को बढ़ाना होगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे हाईवे भी बने और किस तरह हमारे रेल का विकास भी हो, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा भी हो। ओके सर। और इसके लिए तमाम देश ग्रीन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और हमें इसको करना पड़ेगा। ओके सर। मिस्टर चौधरी, क्योंकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शंस या विरोधाभास जो है, या फिर मैं कहूँ कि जो 2 स्ट्रीम है वो इसी बात को लेकर अलग अलग हैं कि विकास और इंसान की भूख या उसका स्वास्थ्य और मूलभूत ज़रूरतें वो ज़्यादा ज़रूरी हैं या फिर जैव विविधता को बचाना, और किस कीमत पर किसको सपोर्ट किया जाए। लेकिन क्या इन दोनों के साथ चलना इतना मुश्किल है, यानी कि जो बैलेंसिंग एक्ट है वो हम मिस कर पा रहे हैं और कहीं भी इस तरीके का मॉडल दुनिया भर में हमें नज़र नहीं आ रहा जो उसके साथ बढ़ता हुआ नजर आए? देखिए, ये तो वेरी पर्टिनेंट सवाल है। जैसे माथुर जी ने अभी बताया कि वेयर टू फाइंड ए बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन।
this is a very tough issue, and to find out this balance between development and conservation, to what extent we will conserve, to what extent we will find, we will go for development. So all the implementing authorities of the countries, they should coordinate, as it has been rightly pointed out by that there should be more and more coordination. अभी गांव एक बन गया है 50 years back, 50 साल पहले उसमें कोई ना है, that was a forest village. अभी because of population expansion उसमें गांव बन गया है, so road construction is a compulsory, and once the road construction is there, then पक्का road should be there. Okay, electrification should be there. So this is required for क्योंकि है because these people who are sitting in that village, they have the voting right, and the MLA MPs, they will go there, and their interest is to go for the look for the interest of the people. क्योंकि जो जितने animals है, जितना plants है, उन लोगों का तो they don't have the right to vote. So for those the MLAs MPs, they don't think. इसके लिए जो पर्यावरण मंत्र जो ministry जो है, that ministry only thinks about that. And there should be well coordination. Even if अभी देखिए अभी इतना acts rules अभी है post independent era in our countries, so many rules are there, we have every rules, but जो है rules जो है उसका implementation जब होगा, the enforcement component is very weak. Because of that क्या होता है, जो आम आदमी को जैसे बेनिफिट मिलने का जितना बात था उतना to that extent they are not getting the benefit. So this is the problem. This is the problem of lack of enforcement of the respective acts and the rules. This is one issue. And the second issue is that जैसे आपने सवाल किया था, the question was like that, in our country the poverty level is there, and say if you compare our country with say neighboring countries Nepal, neighboring countries Bangladesh, okay, you will see that the scenario of biodiversity conservation is more or less same. One group of people are there who are speaking for the interest of the biodiversity, and on the other hand, people who are dealing with say economics or who is dealing with say commerce, to them क्या फायदा है उसमें? So there is benefit of conserving a tiger, or there is no benefit of conserving a big tree. It is better to cut down. But the general principle, what we want to spread it, that if there is a big tree, the quantum of oxygen it releases it is about several crores of rupees if you can convert it into currency. Right, sir. And if you cut down, sell in the market, its value maybe 35,000, maybe ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 ऐसा होगा. But if you can quantify the oxygen it liberates in terms of currency, it will be several crores of rupees. This message we want to pass on to the general public. Okay, sir, valid point. Dr. Jitendra Sharma sir, जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से बदलाव जो हम इस तरीके के समिट या फिर जो तमाम नेशंस हैं उन्होंने जो टारगेट फिक्स किए थे और जिनकी रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा सुस्त दिखती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन आपके नज़रिए से वो पॉजिटिव कदम, वो अहम बदलाव या सुझाव क्या हो सकते हैं जिसके ज़रिए हम कम से कम अपने देश या उन राज्यों में जहाँ पर इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पर हम इसे बढ़ा सकते हैं या बढ़ाने की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा. और माथुर साहब ने जो शब्द यूज किया डिस्कनेक्ट को कनेक्ट में बदलने की जरूरत. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. मैं 3 मिनिस्ट्रीज का उदाहरण दूंगा. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसमें जड़ी बूटी सब कुछ आता है, ये सब्जेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के पास है. वो सोचते हैं कि ट्राइबल की इनकम कैसे बढ़े. ठीक है, बढ़ना चाहिए इनकम, पर वो कभी सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचते ही नहीं. और सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचेगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट. मैं दूसरा उदाहरण दूंगा बैम्बू का. बैम्बू सब्जेक्ट है जो पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इशू जो डील करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, और जो इसके डेवलपमेंट इशू डील करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. पहली बात है कि जो भी हमने विश्व लेवल पे डिस्कस किया उसको हम राज्य लेवल पे बताएं, और राज्य लेवल पे जो डिस्कस कर रहे हैं उसको हम ग्राउंड लेवल पे बताएं. हमारे यहाँ पीपल ओरिएंटेड फॉरेस्ट्री, पीपल ओरिएंटेड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात है, ये प्रोसेस है, पर हम उसको इंप्लीमेंट करने, क्योंकि लोगों को आप गोली नहीं मार सकते. हमारे पास में 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो कि जंगल के ऊपर निर्भर है, उनके रोजगार सब कुछ निर्भर है. मैंने अभी एक आकलन किया था, एक आईएनडीसी टारगेट के बारे में आपने सुना होगा, 2.5 to 3 बिलियन टन. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पेरिस में मीटिंग हुई थी उसमें एग्री किया था.
उसके बारे में हमने कभी आगे सोचा नहीं पाया। मैंने कैलकुलेशन किया कि कितने पैसे की जरूरत है। 40,000 करोड़ पर ईयर की जरूरत है जंगल के लिए, और 20,000 करोड़ एग्रो फॉरेस्ट्री किसानों के लिए। 40,000 करोड़ में आपको मैं बताता हूं, करीब 30 से 35,000 करोड़ रुपया केवल उनके रोजगार, लाइवलीहुड, एलपीजी, इन सब चीज की जरूरत है। क्या इस पैसे की जरूरत? उज्ज्वला में पैसा है, मनरेगा में पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, कनेक्ट की कमी है। कैसे हम उसको इंटीग्रेट कर पाए? ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल कहते हैं कि जीरो पैसा है। जब हम 40,000 करोड़ में से 30,000 करोड़ उनके ये इस चीज को ना तो हमारा फॉरेस्टर ग्राउंड लेवल पे जानता है, ना हमारी कम्युनिटीज जानती है, ना ग्राम सभा जानती है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए, और ये समझाने के लिए कि असल में किस तरीके से दबाव बढ़ा है, किस तरीके से खतरे बढ़े हैं और दुनिया भर में इसे लेकर के चिंताएं हैं, लेकिन उन चिंताओं को ज़मीन पर किस तरीके से विचारों और कार्यक्रमों के जरिए बदला जा सकता है और उसके रास्ते की रुकावटें क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।